नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हिंद किसान में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिका आर्यन और आज हम बातचीत करेंगे मनरेगा की। मनरेगा को लेकर जो आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बयान में ये बोला, जब वो स्पष्टीकरण कर रही थी, जो बजट पर जो चर्चा हुई उसका धन्यवाद देते हुए और उस पर जो उनका अपना जवाब था वो बोलते हुए उन्होंने बड़े साफ शब्दों में, बेबाक शब्दों में ये बात बोली कि मनरेगा को लेकर कृपया शोर ना मचाएं, क्योंकि उनकी सरकार ने किस तरह से पिछले कुछ सालों से इसमें जो भी बजटीय प्रावधान करने की जरूरत है, यानी उन्होंने बोला कि बजट एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट के मुकाबले जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो पिछली सरकारों के समय ठीक से नहीं हुआ और जब से बीजेपी की सरकार आई है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो हर साल बढ़ता ही रहा है। इसलिए मौजूदा सरकार पर कम से कम इस तरह की तोहमतें ना लगे कि मनरेगा में ठीक तरह का बजट नहीं दिया जाता है। और उन्होंने बोला कि जब भी मनरेगा को लेकर बात हो तो वो लेस इमोशनल हो और फैक्चुअल डिबेट हो। तो उसी से जुड़ा है आज की हमारी ये बातचीत। हमारे साथ इस बातचीत को करने के लिए सुरेश राठौड़ जी जुड़ गए हैं, जो कि संयोजक हैं मनरेगा मजदूर यूनियन वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। सबसे पहले मैं इसी पर आना चाहूंगी कि मनरेगा पर इमोशनल नहीं फैक्ट आधारित डिबेट हो। वित्त मंत्री जी ने बोला है कि पिछले कुछ सालों से बजटीय प्रावधान बढ़ता ही रहा है। हालांकि हम सब ने देखा इस बार के बजट में पिछले साल जो 40,000 करोड़ का जो अतिरिक्त प्रावधान किया गया था कोरोना को देखते हुए, तो उसको कुल मिलाकर 1,11,500 करोड़ हो गया था। और इस साल फिर से बजट में इसको घटा दिया गया है। ये 73,000 करोड़ रुपए रखा गया है 2021-2022 के लिए। जमीनी स्थिति क्या है? क्या लोगों को जिस तरह का काम मिलना चाहिए, जिस तरह का ये डिमांड बेस योजना है, जिस तरह की डिमांड आ रही है, क्या लोगों को काम मिल पा रहा है और भुगतान हो पा रहा है? जी, अगर हम लोग मनरेगा की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मनरेगा मजदूर यूनियन के नाम से काम कर रहे हैं, तो स्थिति ये है कि अभी भी लोगों को काम मिलना मुश्किल हो रहा है। हम कह रहे हैं कि सीतारमण जी ये बात कर रही है कि इमोशनल डिबेट होना चाहिए। मुझे तो खुशी इस बात का है कि किसी तरीके से मनरेगा के बारे में ये सरकार डिबेट तो करने के बारे में तैयार हुई है। वो चाहे इमोशनली उनका कहना है कि इमोशनल नहीं, फैक्चुअल डिबेट हो। इमोशंस का कोई जगह नहीं है, फैक्चुअल डिबेट हो। आप फैक्ट्स, आंकड़े सामने रखिए जी। आंकड़े सामने रखा जाए। आंकड़ों की अगर बात करें, क्योंकि ये सरकार आंकड़े में खेलने में बहुत माहिर है और आंकड़े में ही ये लोग ज्यादा बात करते हैं। और अगर हम आंकड़े की भी बात करें तो जबकि कोरोना महामारी चला है, तो कोरोना महामारी के चलते लाखों लाख मजदूर अपने घरों को वापस आए। के बाद स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में एक सर्वे ये बताता है कि केवल 23 दिनों का काम मिला मजदूर साथियों को। एक तरफ सीतारमण जी ये बात कर रही है कि हम जो है कि नरेगा में पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उसका फायदा मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है, तो हम किस तरीके की फैक्ट की बात करें। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि लॉकडाउन के समय में जब 22 अप्रैल से दोबारा मनरेगा का काम शुरू हुआ, तो मई के महीने में उन्होंने कहा कि एक दिन में 57 लाख लोगों को हमने काम देने का रिकॉर्ड बना लिया। बहुत अच्छी बात है, आपने रिकॉर्ड बना लिया, हम लोगों को भी सुन के खुशी हुई, लेकिन वो जमीन पे कहां वो दिखाई दिया? जिस समय की ये बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दौरान हमारे यहाँ पूर्वांचल के पूरे इलाके में 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक बारिश चली है। आपको मालूम है कि बारिश जब हो रहा हो तो मिट्टी का काम हो नहीं सकता है। किस तरीके से 57 लाख लोगों को काम मिला, वो एक समझ से परे की बात है। दूसरी बात जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, किस तरीके से ये सरकार आंकड़ों के खेल में हम लोगों को फंसाती है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम जो है कि पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, नरेगा में हर साल हम पैसा बढ़ा रहे हैं। हम यूपीए और हम एनडीए की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो मजदूर वर्ग के लोग हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमको काम मिले। स्थिति ये है कि जितने दिन मनरेगा में जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मनरेगा में काम की दिनों की संख्या घटती जा रही है। स्थिति ये है कि जो अगर 10 जॉब कार्ड बने हैं तो 10 जॉब कार्ड में
5 जॉब कार्ड ऐसे हैं जो मनरेगा में काम करते हैं। वो 5 लोगों को काम उन 5 लोगों को भी बमुश्किल 23 दिनों का काम साल भर में मिल पाया। तो अगर ये 100% जितने लोगों का जॉब कार्ड बना है, अगर उनको काम मिलता तो क्या स्थिति होती? कितने दिनों की ये सरकार काम दे पाती? तो दूसरी बात ये है कि मैं दर्शकों को ये बताना चाह रही हूँ कि इस योजना में सरकार की तरफ से गारंटीड 100 दिन का रोजगार देने की बात है, लेकिन जिस तरह से सुरेश राठौड़ जी इस बात को रख रहे हैं, जो जमीनी हकीकत की लोगों को 23 दिन का ही काम मिल पाया है, और उस पर भी अगर भुगतान की मैं बात करूं तो कई कई महीनों तक पेमेंट्स लेट होती रही हैं। जी सुरेश जी। हम लोग एक राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, नरेगा संघर्ष मोर्चा उसका नाम है। हम लोग लगातार ये मांग करते रहे हैं कि जब कोविड का संकट चल रहा है, तो कम से कम कोविड के समय में काम के दिनों की संख्या बढ़ाई जाए, दिनों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन बिल्कुल उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने के बजाय जो पैसा है मनरेगा में वो कम कर दिया गया है। दूसरी एक बात जो हम कह रहे थे कि अभी भी आज भी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ बनारस के ग्रामीण इलाकों में जहाँ मनरेगा का काम हुआ है, कोरोना के समय में काम हुआ और उसका बजट, उसका पैसा, मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। हम लोग लगातार ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, वीडियो कह रहे हैं, यहाँ पर जो है कि सेक्रेटरी कह रहे हैं कि अभी पैसा नहीं है, जैसे ही वो पैसा आ जाएगा तो आप लोगों का भुगतान हो जाएगा। किस तरीके से ये बात कह रही है कि हम तो जो है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो थोड़ा समझ से परे की बात है। आप अगर ग्रामीण इलाकों में यहाँ देख लें तो आज भी स्थिति है कि जब मनरेगा के मजदूर अगर डिमांड करते हैं, क्योंकि मनरेगा एक डिमांड आधारित योजना है, जितना मजदूर काम मांगेंगे उस हिसाब से उनको काम देना चाहिए। अगर तो एक तो पहले तो इसके लिए जो हम बजट बना रहे हैं, उस बजट में 50-73 हजार करोड़ हो या वो 1 लाख करोड़ भी हो, वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उसको एकदम फ्री रखना चाहिए। जैसे जैसे मजदूर उसमें काम मांगे उस हिसाब से मजदूरों को काम मिलना चाहिए, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि हमारे पास बजट नहीं है कि मनरेगा में हम काम दे सकते। सुरेश जी ये आज भी बताइए कि जी अभी जो ग्राउंड पर स्थिति है, जो वेजेस, जो नेशनल वेजेस हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की जो दिहाड़ी है, क्या उससे अभी भी मनरेगा की दिहाड़ी कम है? क्योंकि कई जगह मजदूर इस तरह की शिकायत करते हैं। और जो कोरोना के समय, जब पीक समय था, मार्च अप्रैल में ये बातें हो रही थी कि एक परिवार के लिए 100 रुपए काफी नहीं है, इसको प्रति व्यक्ति 100 रुपए किया जाना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच में दिहाड़ी का फर्क है, उसको पाटने की जरूरत है। तीसरी बात कि जो कृषि के कार्य हैं उनसे उसमें जोड़ा जाए, मनरेगा के मजदूरों को कृषि के कामों में लगाया जाए, ताकि जो कृषि से जुड़े जो प्रत्यक्ष लोग हैं जिनके काम पर असर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवार में कुछ ना कुछ रुपए आते रहें, ताकि जो अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो ठीक तरीके से सुचारू रूप से चल पाए। जब लोगों के जेब में पैसे आएंगे तो जो ये मंदी है उससे वो उबर सकेंगे। तो ये सुझाव बहुत पहले आ गए थे। अब कोरोना के को झेलते हुए पूरे देश को कई महीने हो गए हैं, साल से ज्यादा वक्त बीत गया है। क्या आपको लगता है इन सारे सुझावों पर ठीक तरीके से कदम उठाए गए हैं? देखिए, कदम उठाने की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो कदम मेरे ख्याल से नरेगा इस सरकार की किसी भी योजना में फिट नहीं बैठता है। वो अलग विषय है कि जब इनके पास सबसे बड़ा संकट आया, महामारी का समय आया, तो इन्होंने नरेगा को ही सबसे आगे कर दिया। नहीं तो इनके किसी भी जो है कि इनके मैनिफेस्टो में और कहीं भी मनरेगा का जिक्र नहीं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम लोग लगातार वही मांग करते आ रहे हैं कि भाई कम से कम इस संकट के समय में 200 दिनों का काम मिलना चाहिए। कम से कम ये जो संकट का समय है, जबकि एक पूरा का पूरा परिवार अपने घर में रह रहा है, जो मजदूर बाहर कमाने जा रहे थे वो मजदूर वापस आ गए हैं, तो कम से कम एक दिन की मजदूरी 600 रुपए कर दिया जाए, ताकि उनका परिवार, अगर एक साल में 100 दिन का काम मिल भी गया तो यहाँ जो मजदूरी है वो 201 रुपया है बनारस उत्तर प्रदेश में। अब अगर 100 दिन का उनको काम भी मिलता है तो 21,000 रुपया होता है मेरे ख्याल से। और अगर 21,000 रुपया मिल भी गया एक 5 लोगों के परिवार को, तो कितने, इस महंगाई में कितने दिनों का वो जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरी एक बात यह है कि अगर मनरेगा की इतनी अच्छी स्थिति होती तो अभी जो हादसा हुआ है आपके जो है कि उत्तराखंड में, वहां पर एक परिवार
एक लड़का जिसकी शादी 2 महीने बाद होने वाली थी, वो और उसके पिताजी केवल इस वजह से वहाँ गए थे, क्योंकि 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी, उसका परिवार सोचा कि कुछ पैसे मिल जाएँगे। उस पैसे के कमाने के लालच में वो परिवार वहाँ गया और उस पूरे तूफान में वो फँस के आज कहाँ है वो पता नहीं है किसी को। अगर जी। मनरेगा की स्थिति ये होती तो निश्चित रूप से वो जो उसका पिता है और वो लड़का है वो आज हम लोगों के बीच में होता। दूसरी बात ये है कि देखिए बातें बहुत बड़ी-बड़ी कह देने से सरकार या लोगों की समस्याएँ हल नहीं हो सकती। लोगों की समस्याएं तब हल होंगी जब उस पे सही से अमल किया जाएगा। आज भी ये है हम लोग ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं, मनरेगा मजदूरों का हमारा संगठन है। संगठन के लोग आज भी ये है कि 14 दिनों का जब काम की मांग करते हैं, तो बमुश्किल 2 से 3 दिनों का काम उनको मिल पाता है। जी, आपने अगर चमोली हादसे की बात की तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि एक रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के मज़दूरों की संख्या, उसमें काम करने वाले वहाँ पर जो लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा रही और यहाँ तक कि 34 लोगों के लापता होने और एक शव मिलने की जानकारी सामने आई है, जो ज़िला कंट्रोल रूम है उत्तर प्रदेश के तहसील, यहाँ की निघासन तहसील के इच्छानगर, भैरमपुर, बाबूपुरवा, तिकोनिया, मिर्जापुर और सिंगाही गांव में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। तो बेसिकली ये बातें सोचने को मजबूर करती हैं कि अगर सही मायनों में मजदूरी इतनी ठीक ठाक होती कि एक परिवार का काम चल पाता, पालन पोषण हो पाता, तो फिर वो यहाँ से छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन क्यों करते। सुरेश जी, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तो माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात की थी और जो माइग्रेशन से जो सारे लोग शहरों से वापस आए थे काम करने के लिए, कहा गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने कि उनकी स्किल मैपिंग होगी, तमाम तरह की योजनाओं को बनाया गया था। अब उन योजनाओं को बने ठीक ठाक समय हो गया है, अब तो मतलब रिजल्ट होना चाहिए हमारे सामने, तो हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत की बात करें तो हम लोगों ने भी जब ये कोरोना का संकट आया था, जब प्रवासी मज़दूर काफ़ी वापस आए थे, हालाँकि प्रवासी शब्द से ही हम लोगों को आपत्ति है, अपने ही देश में कैसे कोई प्रवासी हो सकता है, फिर भी उनको नाम प्रवासी दिया गया, कोई बात नहीं है। उसके बाद भी स्थिति है कि जब ये साथी वापस आए थे, तो इन सारी इस तरीके की योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री जी द्वारा बोला गया था, उसपे शुरू में थोड़ी काम भी शुरू हुआ था। पर आज के डेट में स्थिति ये है कि तो जिस गांव में अगर 10 भी मजदूर आए थे, तो उसमें से 8 मजदूर आज पलायन कर चुके हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ कोई काम नहीं है। ये योजनाएं केवल मैंने पहले ही बताया कि केवल ये सरकार आंकड़ों का खेल खेलती है। आंकड़ों में ये सारी बातें करती हैं, जमीन पे वो आंकड़े कहीं न कहीं ठीक नहीं होते हैं, जमीन पर उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता है। नतीजा ये है कि अधिक से अधिक मजदूर वापस जा चुके हैं। जो मजदूर रुके हुए हैं, वो मजबूरी में रुके हुए हैं। वो इस तरीके की मजबूरी में रुके हुए हैं क्योंकि रेलवे का टिकट नहीं मिल रहा है, बस का किराया इतना ज्यादा है। इन्होंने जो ट्रेनें, भाई एक तरफ आप मनरेगा में ठीक से काम नहीं दे पाए, दूसरी तरफ स्थिति ये है कि जो मजदूर वापस जाना चाहते हैं काम की तलाश में, आपने ऐसा किया है कि उसको स्पेशल ट्रेन के नाम पर ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया। मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जाके दिहाड़ी करता था कहीं, अब उसको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा और रिजर्वेशन भी कैसा, वो टिकट काउंटर से नहीं हो सकता, वो जो है इंटरनेट से होगा, ई टिकट होगा। अब मजदूर गांव का जो मजदूर है, जहां पर कोई सुविधा, बिजली की सुविधा नहीं है, जहां पर ठीक से इंटरनेट नहीं काम करता है, वो कहाँ कैसे जाएगा वहां? जी, तो कहाँ ये से अपना सुरेश जी टिकट ने कराएगा? बिल्कुल एकदम सीधे आई थिंक दिल से उन्होंने ये जो बिल्कुल प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं उनको वो सामने रख रहे हैं। सुरेश जी, बात बताएं, देश भर में कृषि आंदोलन चल रहा है, जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हैं, जो हमेशा जो खेतीहर मजदूर हैं और किसान हैं उनकी अमूमन एक जैसी हालत है। जो ग्रामीण अंचल में जो लोग हैं उनकी जेब में रुपए नहीं है, बजट में भी जो खेती से जुड़े तमाम महकमे हैं उनके जो फंड्स एलोकेशन है उसमें कमी आई है, मनरेगा समेत। अब स्थिति क्या है, अगर आप लोग जो मजदूर, किसान मजदूर यूनियन के लोग अगर इस आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि लोगों को नजरबंद किया जा रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं
और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम तो सिर्फ, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, आइए बैठिए। सदन से उन्होंने निमंत्रण दिया कि हम इस सारे मुद्दे को सुलझाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ एक जबरदस्त खाई है मानसिकता में, क्या दिक्कत लग रही है आपको? देखिए, हम आपको बता दें, क्योंकि ये 26 नवंबर से आंदोलन शुरू हुआ है। फिर उसके बाद से 8 नवंबर को 8 दिसंबर को बड़ा इन्होंने बंद का ऐलान किया था। मैं आपको बता दूं कि 7 की रात को मैं अपने घर में बैठा हुआ था। घर में बैठ के खाना-वाना खा के जब मैं सोने गया, तो रात के 11 बजे 10 पुलिस वाले मेरे घर पे आते हैं दरवाजे पे और मेरी माँ से पूछते हैं कि सुरेश राठौर का घर यही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, यही है। तो उन्होंने कहा कि ज़रा बुलाइए उनको, कहाँ हैं? हमारे घर वाले डर गए, भाई पुलिस वाले कभी हम लोग के यहाँ आते नहीं हैं। उन्होंने कहा क्या कर दिया इन्होंने कि इतनी रात को पुलिस आई है। अगल-बगल के ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर और ठंडी का एकदम समय 8 दिसंबर 7 दिसंबर समझ रही हैं, बहुत ठंडी का दिन होता है हम लोगों के यहाँ, खासतौर से पूर्वांचल के इलाके में। और आप समझिए कि उसके बाद इन्होंने क्या काम किया कि पूरा बैठे भरे हुए थे लोग, हमको सूचना गया कि भाई आके पुलिस वाले आए हुए हैं। हमको नीचे बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आइए गाड़ी में बैठिए और चलिए, आप जो है आपको चलना है थाने। तो हमने कहा क्या क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमने कहा किसान आंदोलन से हम नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उनके समर्थन में हैं। हाँ, हमारा मजदूरों का संगठन है और हमारे मजदूरों का संगठन भी किसान आंदोलन का सपोर्ट करता है, क्योंकि किसान जो अन्न उगाते हैं, वो जो अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ अगर हम आज खड़े नहीं होंगे, तो हम अपने को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। और हमारा संगठन आज उनके साथ खड़ा नहीं होगा, तो हम कभी नहीं कह सकते कि हम किसानों और मजदूरों का संगठन के साथ काम करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि लेकिन आपको चलना होगा, आप ऊपर से आदेश है आपके लिए। तो हमने कहा कि भाई साहब, मैं पेशे से वकील भी हूँ, आप मुझे बताइए ना कि क्यों हमको आप ले जा रहे हैं। फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ अपने बड़े बड़े अधिकारियों से बात किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है राठौर जी, हम आपके यहाँ 2 पुलिस वालों को छोड़ के जा रहे हैं, ताकि आप कहीं निकल न पाइए, मतलब निकल न तो जाइए। यानी आपको और एक तरह से ऐसा आप नजरबंद करके रखा गया। पूरे रात पूरे दिन नजरबंद किया गया, शाम को 6 बजे छोड़ा गया। और उसके बाद से लगातार ये हो रहा है, जब भी कोई नेशनल कॉल आता है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, हर बार हमको घर पे नजरबंद करने का काम किया जा रहा है। हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो बच्चे एकदम डर गए हैं कि कब पुलिस वाले न आ जाए। मेरी भाभी बड़ी वाली है, वो रात में पुलिस वालों को देख के एकदम से डर गई कि अरे ये क्या हो रहा है, कौन सा आपने अपराध किया हुआ है जी। कि आपको जो है कि लगातार पुलिस इस तरीके से ये कर रही है। उसके बाद यहाँ पर एडीजी आए, एसएसपी से लेके सीओ, लगातार फोन कॉल सबके आ रहे हैं, जो भी थोड़ा सा जबकि आप प्रत्यक्ष इस तौर तरीके पर का। कृषि आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। जी, मेरा सवाल है कि जबकि आप प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर आप किसान आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, फिर भी आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। देखिए, हमारा ये मानना है कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, जो किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, हम सब लोग उस आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं। उसका कारण ये है कि हमारे पास एक एक इंच भी जमीन नहीं है खेती के नाम पर। लेकिन अगर वो हमको बेचना बंद कर दें, वो अन्न उगाना बंद कर दें, तो आदमी, कोई भी इंसान चावल और आटा ही खाता है, अनाज ही खाता है, सब्जी ही खाता है। वो तो कितना ही अमीर मोदी जी भी अनाज ही खाते होंगे, जी। शाह जी भी अनाज ही खाते तो होंगे। सुरेश जी, ये यानी बताइए दुनिया का कि हर अनाज ही खाता है। और अगर आज जबकि ये पूरी खेती को कारपोरेट सेक्टर के हाथों में देने का काम ये सरकार कर रही है, तो कहीं न कहीं अगर हम उनके खड़े नहीं होंगे, तो ये हम जो अपने 25 सालों का जो हमने सामाजिक काम किया है, उसके साथ न्याय नहीं कर। सुरेश जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये बात कर ही दी है, तो और मुझे लग रहा है आप बड़े दिल से जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में, और आप जो सारी बातें बेबाक तरीके से रख रहे हैं, तो एक सवाल बनता है कि जिस तरह से बोला जाता है कि नीति निर्धारकों ने कहीं ना कहीं जो कृषि पॉलिसीज रही हैं उसमें एक बड़ा डिजाइन रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ें, और जिस तरह का विकास का मॉडल सामने रखा जा रहा है कि लोग खेती छोड़ें, उस तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं। लोग खेती छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आए और जो फैक्ट्रियां चलेंगी
उनमें कच्चा माल उस पर भी कब्जा हो कॉरपोरेट्स का, और उनको उस कच्चे माल से जो फाइनल माल बनाना है उसके लिए मजदूर चाहिए। तो क्या उस तरह की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, और जिस तरह का ये डिजाइन सोचा गया, क्या हम उसी राह पर बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये तो खतरे की घंटी है। देखिए, बिल्कुल खतरे की घंटी है। श्रम कानूनों को इन्होंने बदलकर 4 कोड में ले आए हैं। जो हक और अधिकार अपना मांग सकते थे मजदूर, उसको खत्म करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। खेती को कारपोरेट सेक्टर के हाथों में देने का काम इन 3 कानूनों के माध्यम से कर ही रही है। और जिस तरीके से नरेगा का मजदूरी नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें एक बात को इंगित करती हैं कि कहीं न कहीं ये सरकार देश को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रही है। अब रही बात ये कि भाई दुनिया के दूसरे देशों को भी अगर हम देखें, देखिए भारत गाँव का देश है। यहाँ के अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। आज भी स्थिति ये है कि अगर किसी मजदूर के घर चूल्हा नहीं जला, तो बगल वाले के यहाँ से जाके अनाज मांग के आते हैं, थोड़ा आटा मांग लेते हैं 1 किलो और रोटी बना के रात को खा लेते हैं। ये दूसरे देशों में नहीं होता होगा। हम कभी गए नहीं दूसरे देशों में, पर मेरे ख्याल से कभी नहीं होता है। वो इसलिए ऐसा हो पाता है कि दूसरा वाला खेती में थोड़ा पैदा करके बगल वाले को दे देता है और फिर वो कभी मांगने भी नहीं जाता है। ये जो बाजार पर जो खेती को, संबंध को, लोगों को जो बाजार की वस्तु बनाते जा रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें गायब होती चली जाएंगी। स्थिति ये है कि अगर इस तरीके से कारपोरेट सेक्टर के हाथों में चीजों को देते जाएंगे, तो हम सब लोग कटोरा लेके कारपोरेट सेक्टर के सामने खड़े रहेंगे और उनकी मेहरबानी पर हमारा जीवन चलेगा। अभी तक कुछ नहीं होता है, तो हमारे मनरेगा मजदूरों को अगर काम भी नहीं मिल पाया, तो आज भी वो 100 रुपया ही लेते हैं, पर जाते हैं 15 किलोमीटर दूर और वहां दिन भर मटर तोड़ के आते हैं, शाम को 100 रुपए की दिहाड़ी उनको मिल जाता है। कल को अगर वही काम जो है कि अडानी और अंबानी की खेती रानी और अंबानी खेती करने लगेंगे, तो शायद उनको मजबूर होना पड़ेगा वही काम 50 रुपए में करने के लिए। जी। हम लोग ये जो कारपोरेटीकरण है, भाई यहाँ मजदूर वर्ग के ज्यादा लोग हैं, 40 करोड़ से ज्यादा मजदूर हैं। 90% लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। ये गरीब देश है, गरीबों का देश है। यहाँ अधिकतर लोग इसी तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो कम से कम आप अच्छा नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे वादे करके आए थे, अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम कृपा करके हम मजदूरों को, छोटे किसानों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। हम लोग खुश हैं, लेकिन कम से कम हमारे जो जीने का आधार है, कृषि है, उसको हम लोगों के हाथों से मत छीनिए। जो जीने का आधार है, कृषि है, उसको हम लोगों से ना छीने। ये बहुत ही इमोशनल नोट पर मैं इस चर्चा को यहीं खत्म करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी इन तमाम इंसाइट्स को, और जो ज़मीनी हकीकत है, जो मनरेगा के मजदूर और बहन और भाई, जो ये ज़मीन पर दिक्कतें जो उन्हें आ रही हैं, और जो साल दर साल वादा किया जाता है, बजटीय भाषणों में जो प्रावधान बढ़ाया जाता है, उसको कहीं ना कहीं कोरिलेट करके देखें कि लोगों के काम करने की जो दिनों की संख्या है वो सही मायनों में बढ़े, और संख्या जैसे 100 से बढ़ाकर 200 की डिमांड थी वो भी कहीं ना कहीं हो, और जैसे ये डिमांड ड्रिवन योजना है, इस पर जितनी डिमांड हो उतना लोगों को काम मिले और इज्जत की जिंदगी वो जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।